एक है वक्फ एक्ट। वक्फ एक्ट पे सरकार कल एक संशोधन बिल लाने वाली है सदन में। कल ही शायद उसमें बहस होकर वोटिंग हो जाए या शायद बाद में वोटिंग हो जाए, डजंट मैटर, पर वो पेश होने वाला है और सबको यही उत्सुकता है कि वक्फ जो बिल है वो पास होगा या नहीं होगा। अब देखिए, सरकार जो होती है, जितने भी एक्ट वैक्ट होते हैं उसमें कुछ ना कुछ छोटे मोटे संशोधन करने की उठापटक करती रहती है। ये बड़ी बेमायना होती है, अक्सर कुछ महत्वपूर्ण भी होती है। कुछ सरकारें कभी कभी इसमें कोई बड़ा क्रांतिकारी कदम उठा ले जाती हैं। अब मुश्किल तो ये है कि हमेशा की तरह जनता दो भागों में बटी होती है। मतलब जनता में मैं सब पूरी जनता को गिनती हूँ, पत्रकार भी होते हैं, नेता भी होते हैं, जो कि आधी जनता तो हमेशा सरकार कुछ भी करे कहती है वाह वाह, आधी जनता होती है सरकार कुछ भी कहे वो कहती है आह आह। तो अब हमें वाह वाह में जाना है या आह आह में जाना है? हम कोई मतलब दूसरों की राय देखकर ना करें। सबसे जरूरी है कि हम वक्फ के बारे में जानें और वक्फ बोर्ड के बारे में जानें, उसके बाद कोई डिसीजन लें। तो ये देखिए, इन्हीं सब सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश करी है और आप इस वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमेशा की तरह ये वीडियो भी जानकारी से पावर पैक्ड है। तो सबसे पहले हम जानें कि वक्फ क्या है। वक्फ एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि वो एक शरिया से आई हुई एक कॉन्सेप्ट है, जो ये कहती है कि धार्मिक कामों के लिए जो संपत्ति, विशेष तौर पर अचल संपत्ति इस्तेमाल की जाए, जो उसको मिले, उसका क्या करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे प्रोक्योर करना है, इन सब की बात करती है। तो भारत में बहुत तरह के वक्फ बोर्ड्स हैं जो कि वक्फ के मसलों को संभालने का काम करते हैं, जैसे शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, फिर उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड, उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड, ऐसे सब प्रदेशों में चलता चला जाता है। तो अब भारत में वक्फ बोर्ड के द्वारा संचालित होता है। अब 1913 में सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने इस वक्फ को एक सेक्युलर जामा पहनाया, मतलब इसको उन्होंने एक सेक्युलर कानून का हिस्सा बनाया, क्योंकि उस समय तक वक्फ को लेके बहुत विवाद उठने लगे थे। मुस्लिम्स ने कहा कि पूरी दिल्ली ही हमारी है, क्यों वक्फ की है, क्योंकि यहाँ पर एक मुस्लिम रूलर राज्य करता था। नेचुरली वो ऐसा करते थे और पब्लिक उसके लिए तैयार नहीं होती थी। वो कहती थी उसके पहले से ही जमीन हमारे पास है, हमारे पास भी प्रमाण है। तो ये झगड़ा चलता रहता, तो उन्होंने ऐसा कर दिया और इस चीजों को बहुत स्ट्रीमलाइन किया, काफी स्ट्रीमलाइन किया, और उनके अधिकार जो थे ऐसे नहीं रह गए कि आपने जो कह दिया वो हो गया। लेकिन जब कांग्रेस आई आजादी के बाद, तो कांग्रेस को ये नाकाफी लगा और उसने 1954, 1995 और 2013 3 बार वक्फ कानून में संशोधन किया। और आखिरी बार जो 2013 में संशोधन किया, उन्होंने इस एक्ट को इतनी पावर दे दी कि एक तरह के से समानांतर सरकार हो गई। अब देखिए, समानांतर सरकार कहना एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रही हूं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे बड़ा लैंड होल्डर जो इंडिया में है वो वक्फ है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां इनकी जमीन ना हो। 1857 में तो पूरी दिल्ली ही वक्फ के नाम हो गई थी, अंग्रेजों ने इनसे वापस ली थी बाद में। और ये देखिए, अब वक्फ बोर्ड हम थोड़ा सा समझ लें क्या होता है। तो वक्फ बोर्ड जो होता है, वक्फ बोर्ड में चेयरमैन होते हैं, मेंबरान होते हैं, उसके बाद उनके सर्वेयर होते हैं जिसको मुतवल्ली कहा जाता है। सर्वेयर बाहर से देख कर आते हैं, कोई जमीन उनको लगता है वक्फ के पास होनी चाहिए, प्रॉपर्टी, लेकिन यूजुअली जमीन का ही झगड़ा होता है। वो सब लोग मिलके, बहुत सारे लोग बैठ के उसको, जो उनके मतलब बोर्ड के मेंबरान है, तय करते हैं और उसके बाद वो नोटिस एक भेज देते हैं, कहते हैं ये जगह जो है वक्फ की हुई, और वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कहते हैं इस पर उन्हें कब्जा दिलाया जाए। ठीक है। अब कभी आप ये कह सकते हैं कि आपकी जमीन को वक्फ ने कह दिया है, ये आपने कहा जी मेरी जमीन आपकी नहीं है और यहाँ कभी कोई धार्मिक कार्य नहीं हुआ, ये जमीन किसी ने उठाकर कभी आपको गिफ्ट नहीं करी, देखिए ये हमारे पास इसके पेपर्स हैं। तो उसकी सुनवाई के लिए एक ट्राइब्यूनल बनता है। वो ट्राइब्यूनल किसका होता है? वक्फ बोर्ड के मेंबरान से ही ट्राइब्यूनल बनता है। मतलब उसमें एकमात्र जो विवाद को सुनने वाली पार्टी होती है वो वही होती है, और फिर उसमें जो फैसला होता है उसको मानने के लिए आप बाध्य होते हैं। सिविल कोर्ट उसमें कुछ भी नहीं कर सकती। अब इसमें वैसे ही ये लॉ ऐसा स्ट्रांग है, इसमें सरकार ने, कांग्रेस सरकारों ने टाइम टू टाइम बहुत से इसमें चीजें जोड़ी थी। अंत में 2013 की सोनिया सरकार ने तो सारी हदें ही पार कर दी थी। अब आप पूछेंगे कैसे? तो देखिए, जो ये एक्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे जो इसके बहुत अजीब, दुनिया का कोई कानून ऐसा नहीं है, ऐसे जो उसके मुझे लगेंगे सेक्शंस, उन सेक्शंस के बारे में आपको बताऊंगी। तो देखिए, वक्फ एक्ट के सेक्शन 4 के हिसाब से कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं, इसका निश्चय वक्फ ही कर सकता है, और वो अपने पक्ष में कोई सबूत नहीं देगा। उसने कह दिया, वो जैसे होता है ना, बस पे रुमाल रख दिया तो सीट हमारी हो गई। उसने कह दिया कि ये है वक्फ का, तो ये है,
और हाँ, आप कान खोल के सुन लीजिए, इसके खिलाफ आप सिविल कोर्ट में अपील के लिए नहीं जा सकते, और सिविल कोर्ट तो इसकी सुनवाई कर ही नहीं सकती, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने खुद कही हुई है एक बार। तो अब इस पे कौन सुनेगा? इस पे ट्राइब्यूनल सुनेगा, जो ट्राइब्यूनल किसका बना है? वक्फ बोर्ड के मेंबर्स का बना है। अभी तक का मतलब ऐसा माना जाता है, नेचुरली सारे केसेस मैंने भी नहीं देखे हैं, ऐसा माना जाता है कि जहां ट्राइब्यूनल ने अपने सर्वेयर के अगेंस्ट हटकर रिपोर्ट दी है, वहां कभी ऐसा ही हुआ है जब दो डिफरेंट वक्फ बोर्ड ही साथ में थे, लेकिन नॉन मुस्लिम के पक्ष में उन्होंने कभी कोई नहीं दिया है फैसला आज तक। और वक्फ बोर्ड जो है, जरूरी नहीं कि सर्वेयर का इंतजार करे, वो स्वतः संज्ञान भी ले सकता है, वो सुओ मोटो कह सकता है कि भाई जमीन हमारी लगती है, चलो उस पर मीटिंग कर ली जाए। तो एक बात तो वक्फ को यह अधिकार दिया गया है, दूसरी बात कि दो ऐसे कानून हैं, दो ऐसे एक्ट हैं जिनके अंडर रजिस्टर होने वाली भी किसी भी संस्था को वक्फ बोर्ड कैसे भी करके वो अपने पास ले सकता है। मतलब ओवर एंड अबव सिद्ध विद करना है, वो तो कोई बात ही नहीं है। ये दो कौन से एक्ट हैं पता है? ये दो एक्ट हैं, ट्रस्ट एक्ट 1842 और सोसाइटी एक्ट 1860। इन दो के अंडर कोई भी संस्था अगर इन दोनों के अंतर्गत रजिस्टर है तो उनकी जमीन को वक्फ टेक ओवर कर सकता है। आपने सुना होगा कि 1500 साल से भी पुराने चंद्रशेखर स्वामी के मंदिर पर वक्फ ने अपना दावा डाल दिया था और लोग बहुत परेशान हुए, वहीं से एक तरह से कंट्रोवर्सी शुरू हुई। तो वक्फ को सुविधा देने के लिए ये जो है कानून बना दिया गया था इस संस्था को सुविधा देने के लिए। और इसमें इन्होंने जितने भी हिंदू संस्थान हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, कुछ भी हो, जो वो चलते हैं वो इन्हीं दो एक्ट के अंदर रजिस्टर होके चलते हैं। मतलब अगर आपको एक मंदिर अपना चलाना है तो आपको उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, आइदर अंडर ट्रस्ट एक्ट और अंडर द सोसाइटी एक्ट। और जैसे ही आपने रजिस्टर कराया, आप उसके लिए जो भी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहे हैं वो सब वल्नरेबल हो गई और उससे वक्फ कभी भी अपना दावा कर सकता है। ये तो एक सेक्शन हुआ। अब बात आती है दूसरी सेक्शन 85 की। सेक्शन 85 जो कहता है कि जो वक्फ ट्राइब्यूनल है उसके फैसले के अगेंस्ट आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट इस बात को मान चुका है कि वक्फ के मसलों पर सिविल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है ही नहीं। अब सेक्शन 28 क्या कहता है? सेक्शन 28 जो है वो एसडीएम, डीएम, एडीएम इनको बाध्य करता है। वो ये बाध्य करता है कि अगर आपके पास वक्फ ने कब्जा दिलाने के लिए कोई एप्लीकेशन दी है, आपको फौरन से पेशतर उसको प्रायोरिटी पर सुलझाना पड़ेगा, कब्जा दिलवाना पड़ेगा। मतलब कब्जा नहीं होने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, लेकिन आपको तुरंत कब्जा देना पड़ेगा। और आप ये नहीं कह सकते कि मजिस्ट्रेट छुट्टी पर है। मजिस्ट्रेट नहीं है तो उसी तत्परता से एसडीएम इस काम को करेगा। एसडीएम भी छुप जाए कहीं तो उसको एडीएम को यही काम करना पड़ेगा कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को वो लागू कराए। तो ये काम किसी हालत में टाला ही नहीं जा सकता। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इमरजेंसी में इंदिरा गांधी, हमारी आयरन लेडी, ने अपने सभी स्टेट्स को एक विरोध की सरकार तो बर्खास्ती कर देती थी, सभी स्टेट उन्हीं के होते थे, उन्होंने उनको एक लिखित आदेश भेजा था कि वक्फ अगर किसी संपत्ति पर दावा करे सरकारी तो उसको तुरंत उसको दी जाए। और अगर कहीं कोई स्ट्रक्चर, कोई बिल्डिंग, कोई चीज ऐसी बनी है, मान लीजिए आपने परमाणु संस्थान बनाया है, सरकार वो कहते हैं हमको ये चाहिए और आपको देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आप तुरंत उसकी लीज बना के और वक्फ को उसका किराया देना शुरू कर दीजिए। अब वक्फ मकान मालिक हो जाएगा और आप किराएदार हो जाएंगे। लेकिन रेंट कंट्रोल एक्ट और जो उसके जो प्रावधान हैं, जो उसमें किराएदार को अधिकार मिले हैं, वो वक्फ के आगे काम नहीं करते, निरस्त हो जाते हैं। तो एक तो ये बात हुई। अब हम लोग अगले एक्ट पे आते हैं। एक सेक्शन, मतलब इसी एक्ट के अगले सेक्शन पर आते हैं। तो सेक्शन 107 कहता है कि भारत के कानून के हिसाब से जो किसी भी चीज के विवाद में जाने का एक समय सीमा होती है ना, मतलब आपको हमसे कोई ग्रीवांस है और आप कब जा सकते हैं, उसकी एक समय सीमा होती है, कोर्ट में कब जा सकते हैं। लेकिन सेक्शन 107 कहता है वक्फ को ऐसी कोई समय सीमा नहीं बांधती। वक्फ जो है 1322 के केस को भी आज उठा सकता है और शायद सृष्टि के पहले के केस को भी उठा सकता है, उसको उसमें कोई नहीं रोकता। 10वीं शताब्दी का भी केस लेके आ सकता है वो। एक और दूसरा एक्ट है जिसका मुझे इस समय नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो एक्ट ये कहता है कि अगर ट्राइब्यूनल कोई मीटिंग करता है, कोई फैसला करता है, कोई उसके खिलाफ अपील करता है, ट्राइब्यूनल फर्दर बैठता है, तो इस पूरे मसलों में जो खर्चा आएगा वो खर्चा कौन देगा? वो खर्चा भारत सरकार देगी, या जो स्टेट के उसमें आता है ज्यूरिसडिक्शन उसको स्टेट सरकार देगी। मतलब कि आप पहले टैक्स दीजिए, उसके बाद वो आपका मंदिर हड़पेगा,
आप अगर शिकायत करने जाएंगे तो मीटिंग करके दोबारा वही हड़प ही लेगा, लेकिन आपने शिकायत करने की जरूरत करी तो वो जो मीटिंग होगी उसका खर्चा आपके टैक्स के पैसे से दिया जाएगा। ये जो है वक्फ के कुछ प्रावधान हैं, ठीक है। भाजपा सरकार ने इसमें कुछ संशोधन करने की कोशिश करी है। वो कोई भी ऐसे नहीं दो जो बहुत फंडामेंटल हो, ज्यादातर ऐसे हैं जो कि मुझे तो कॉस्मेटिक ही लग रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी शायद सरकार तेल देख रही है, तेल की धार देख रही है, फिर देखेगी क्या किया जाएगा। फिर भी शरारती तत्व जो है इसकी कोशिश कर रहे हैं। 22 सितंबर 2024 को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सार्वजनिक रूप से ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में 1,12,000 वक्फ संपत्तियों के पक्ष में ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है जो ये बता सके वो वक्फ की संपत्तियां हैं। अब यूपी में जो है कुल संख्या वक्फ की संपत्ति 1,21,000 है, जिसमें 1,12,000 के लिए उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है। आप सोचिए कैसी हद है। और इसी तरीके से आप समझ लीजिए कि यही रेशियो आप जो पूरे भारत में वक्फ की संपत्ति है उसके लिए लगा लीजिए। इसके बावजूद ये झूठ फैलाया जा रहा है कि वक्फ के बाद मस्जिदों मदरसों की संपत्ति कब्रिस्तान मुसलमानों से छीन लिए जाएंगे। तथा कथित सेक्युलर जो है दल भी इसमें समर्थन कर रहे हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार का इस बारे में कहना है कि जिस वक्फ का मालिकाना हक सन 1952 के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है उसी को वक्फ की संपत्ति माना जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहीं भी उंगली रख दें और वो चीज आपकी हो गई। नाजायज कब्जे का जो अनुपात यूपी में है वही अनुपात आप पूरे भारत में लगा लीजिए। और इसीलिए तो इस देश में वक्फ के पास 9 लाख एकड़ जमीन होने का वायदा किया जाता है। और अगर आप देखें तो एक्चुअली उनके पास कागजी दस्तावेज 10% भी नहीं है। आप सोचिए ऐसा कानून लाने के तहत सरकार की क्या योजना थी? क्यों इस तरीका से वो अगर समाज के 2 वर्गों के बीच में इस तरह से भेदभावपूर्ण अगर किसी को विशेष अधिकार दिए जाएंगे तो नेचुरली वो अपने आप को कानून से ऊपर समझेगा और दूसरे जो है पक्ष के पास को रिजेंटमेंट होगी। तो ये एक ऐसा कानून बना दिया गया था, वक्फ को एक उन्होंने ऐसी ताकत दे दी थी जो भारत में जो सांप्रदायिक सद्भाव है उसको सदा के लिए खत्म करने का ये एक कदम था उस ओर। मुझे नहीं पता कि ऐसे जो एक्ट्स बनाए, ऐसे उसको पावर्स दिए, इसके पीछे जो सोनिया सरकार थी उसका क्या मकसद था? क्या ये वो सो मोटो अपने मन से कर रहे थे? क्या उन्हें कोई प्रेशराइज कर रहा था देश को जलाने के लिए? इन सब सवालों के जवाब आप भी सोचिएगा और उसके बाद मुझे बताइएगा आप क्या सोचते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।